myself Mukta Mani Sharma, Assistant Professor in Khandelwal College, बरेली। आज हम बुद्धि संबंधी सिद्धांत, जिसे बुद्धि का त्रविमीय सिद्धांत अथवा बुद्धि की संरचना कहते हैं, का अध्ययन करने जा रहे हैं। परंतु आज के टॉपिक पर अध्ययन करने से पूर्व मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बुद्धि के संबंध में देना चाहती हूँ। संसार में कोई दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक समान नहीं होते। वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंतर उनमें पाया जाता है, जैसे शरीर की बनावट, रंग रूप, स्वभाव, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थात मानसिक गुणों में अंतर। यही मानसिक गुणों में अंतर ही बुद्धि में विभिन्नता का कारण हो सकता है। इसलिए कुछ लोग एक की अपेक्षा दूसरे से जल्द और बेहतर कार्य कर लेते हैं। आइए जानें बुद्धि है क्या। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। बुद्धि को विभिन्न प्रकार से डिफाइन किया है, जैसे तर्क करने की क्षमता, समझ, योग्यता, संवेगात्मक समझ, सृजनात्मकता, समस्या समाधान आदि। इसे सूचना को समझना तथा धारण करना और वातावरण के अनुसार इसे व्यवहार में लाना ही बुद्धि है। वास्तव में बुद्धि को छुआ नहीं जा सकता, अर्थात ये अमूर्त होती है। आइए जानें बुद्धि के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या डेफिनेशन दी है, उनके बारे में किस तरह से परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू स्टर्न का कहना है, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन की सामान्य योग्यता है। अकॉर्डिंग टू बकिंघम जी कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न, अर्थात सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक, जिन्हें बिने के नाम से जाना जाता है, उनका कहना है कि उचित तर्क करने का एवं निर्णय लेने की क्षमता ही बुद्धि है। इसके बाद टर्मन तथा डी वेशलर नाम के मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने रूप में, अपने अपने शब्दों में अलग तरह से परिभाषित किया। जैसे डी वेशलर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बुद्धि की त्रविमीय संरचना प्रतिमान के अध्ययन से पूर्व हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत को, जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसके लिए भी बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इनमें से पहला सिद्धांत दिया यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसे हम एक कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे बिने ने सर्वप्रथम 1911 में प्रतिपादित किया था। दूसरा सिद्धांत, जिसको हम द्विकारक सिद्धांत अथवा टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, इट इज़ गिवन बाय स्पीयरमैन इन 1904। नेक्स्ट, मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसे बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। और इसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे थर्स्टन ने दिया था। और उसके बाद उन्होंने फिलिप बर्नर ने 1960 में एक अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे पदानुक्रमित या हिरार्चिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आज हम बुद्धि का त्रविमीय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफर्ड ने 1956 में 1956 में बौद्धिक स्वरूप को प्रस्तुत किया
तथा 1966 में इसे पुनः संशोधित करके दोबारा से बुद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। गिलफर्ड का ये मानना है कि जब हम छात्र के सामने कोई समस्या या प्रश्न रखा जाता है तो छात्र बुद्धि की 3 आयामों का उपयोग करते हुए उसे पूर्ण रूप से करता है। गिलफर्ड तथा उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर फैक्टर एनालिसिस अर्थात कारक विश्लेषण परीक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने वाले त्रविमीय प्रारूप बुद्धि की संरचना को प्रस्तुत किया। गिलफर्ड सामान्य योग्यता को नहीं मानते अर्थात जनरल एबिलिटी को वो नहीं मानते। उनका मानना है कि हमारी बौद्धिक संरचना असंख्य प्राथमिक बौद्धिक योग्यताएं अर्थात प्राइमरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर आधारित होती हैं। वह ये भी मानते हैं कि विभिन्न योग्यताओं में कुछ सामान्य योग्यताएं होती हैं, अतः किसी प्रश्न को हल करने के लिए इन्हीं सामान्यताओं के आधार पर इन्हें बुद्धि का त्रविमीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके 3 पक्ष हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को 3 डायमेंशनल थ्योरी अथवा त्रिपक्षीय सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के ये 3 आयाम निम्न प्रकार से हैं। पहला विषय वस्तु जिसे हम कंटेंट कहते हैं, दूसरा संक्रिया जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं, और तीसरा उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कंटेंट विषय वस्तु का कच्चा माल है जिस पर मानसिक क्रिया अर्थात ऑपरेशंस अर्थात मस्तिष्क कार्य करता है। संक्रिया करने के लिए जिन सूचना सामग्री का उपयोग की जाती है उन्हें विषय वस्तु कहते हैं। इसके अंतर्गत वह सूचना सामग्री आती है जिनकी सहायता से संक्रिया चिंतन मनन किया जाता है। विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला फिगरल जिसे आकारात्मक कहते हैं अर्थात वह मूर्त सामग्री जिसे देखा जा सकता है, जैसे आकृति लेखाचित्र आकार तथा श्रव्य दृश्य सामग्री सूचनाएं। दूसरा प्रतीकात्मक जिसे सिंबलिक बोला या सांकेतिक बोला जाता है। ये अमूर्त सूचनाएं हैं जो अक्षर संख्या तथा अन्य प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तीसरा शाब्दिक जिसे सिमेंटिक बोलते हैं अर्थात शाब्दिक विषय वस्तु में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक तथा लिखित भाषाओं में होती है, जैसे कवि या उपन्यासकार नाटककार आदि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार की विषय वस्तु सामग्री का प्रयोग करते हैं। तीसरा व्यवहारिक जिसे हम बिहेवियरल बोलते हैं अर्थात व्यवहारिक सामग्री व्यक्ति शारीरिक क्रिया तथा सामाजिक व्यवहार जो हम आंतरिक अथवा बाह्य व्यवहार करते हैं उसके रूप में जाना जाता है। एक दूसरे को समझना तथा एक दूसरे से किया गया व्यवहार इसके अंतर्गत आता है। दूसरा संक्रिया, इसका बुद्धि की संरचना का दूसरा आयाम संक्रिया जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। संक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से है, अर्थात दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या होगा। संक्रिया से यहाँ तात्पर्य हमारी मानसिक चेष्टा तत्परता कार्यशीलता जिसकी मदद से हम किसी भी विषय वस्तु को चिंतन मनन का विषय बनाते हैं, संक्रिया कहलाती है। संक्रिया में 5 मानसिक योग्यताएं हो सकती हैं। नंबर 1 संज्ञान जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं। दूसरा स्मृति। तीसरा अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग। 4th उपसारी या कन्वर्जेंट थिंकिंग। 5th इवैल्यूएशन जिसको हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। संज्ञान कॉग्निशन
सभी संज्ञानिक क्रियाएं प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती हैं तथा प्रत्यक्षीकरण ज्ञानेंद्रियों अर्थात सेंस ऑर्गन्स पर निर्भर करता है। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति किसी भी चीज़ का पुनः स्मरण करता है और उसे दोहराता है तथा पहचानने का प्रयास करता है। स्मृति स्मृति आर्जित रूप है, अर्थात अब बोध को स्मृति में धारण करना। स्मृति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये स्मरण किए गए पदों, सूत्रों, तत्वों का सरल प्रस्तुतीकरण है। थर्ड, अपसारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग, अर्थात विभिन्न दिशाओं में सोचना। इसे मौलिकता एवं नवीनता सम्मिलित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों का प्रस्तुतीकरण स्वतंत्र रूप से करता है। वह विभिन्न दिशाओं में सोचता है एवं परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय ले सकता है। उसकी सोच एकांगी नहीं होती। फोर्थ, अभिसारी या कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन का ही दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क के विचार एक बिंदु पर आके रुक जाते हैं। ये दिए गए प्रदत्त अर्थात वस्तु के विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित होता है तथा कोई भी दी गई समस्या के समाधान से संबंधित होता है। मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं, ये प्रक्रिया निर्णय अर्थात डिसीजन से संबंधित होती है, जैसे किसी वस्तु की अच्छाई, उपयुक्तता, औचित्य आदि का निर्णय लेना। यदि हम बालकों से मोबाइल के गुण तथा दोष की व्याख्या करने को बोला जाए तो यह मूल्यांकन कहलाएगा। तीसरा आयाम दो आयाम अर्थात विषय वस्तु एवं संक्रिया। विषय वस्तु का उपयोग करके छात्र अपने प्रश्न को हल करने जा रहा है, तो विषय वस्तु का उपयोग वह जिस संक्रिया में करेगा उसे संक्रिया कहते हैं। इन दोनों का उपयोग वह जिस क्रिया में करेगा उसे संक्रिया कहेंगे। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, जिसको संक्रिया द्वारा विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक क्रियाएं की जा रही हैं उसका परिणाम स्वरूप उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद 6 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट, यूनिट, जिसे इकाई के नाम से जानते हैं। इसे सूचना से संबंधित पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत एक संख्या, शब्दार्थ, तत्व, आकृति प्राप्त होती है। यदि हम छाछ से कहते हैं कि 4 + 5 = 9, इसका उत्तर 9 हुआ, तो ये क्या है? तो ये उत्तर इसका यूनिट कहलाएगा, अर्थात एक संख्या प्राप्त हुई। वर्ग, जिसे क्लास कहते हैं, इसमें व्यक्ति विभिन्न इकाइयों को वर्गीकृत करता है, जैसे पुरुष तथा स्त्री। ये जनसमूह है, ये वर्ग के अंतर्गत आता है। थर्ड, रिलेशन, जिसे हम संबंध के नाम से भी जानते हैं। संप्रत्ययों को जोड़ने वाला समर्थक सूत्र संबंध कहलाते हैं। ये संबंध सकारात्मक तथा नकारात्मक 2 इकाइयों के मध्य हो सकता है। फोर्थ, व्यवस्था या प्रणाली, इसको हम सिस्टम कहते हैं। तैयार की गई सामग्री का संगठन ही व्यवस्था है, अर्थात विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत इकाइयों का संगठन ही व्यवस्था कहलाता है। फिफ्थ, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ज्ञात सूचनाओं में एक प्रकार का परिवर्तन, अर्थात सूचनाओं का पुनः व्याख्या, अर्थात हम विषय वस्तु से हमने अध्ययन किया है उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन लाना ही ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहलाता है। जैसे द स्टैंड विच स्टॉप द पेपर वेट। ये स्टैंड तथा पेपर में कोई संबंध नहीं होता, परंतु दोनों को सम्मिलित रूप से अगर बोला जाए तो एक नया शब्द प्राप्त होता है। 6, अनुप्रयोग या इम्प्लीकेशन, जिसे हमें उपादेयता कहते हैं, अर्थात भविष्य में उपयुक्तता तथा वर्तमान ज्ञान का भविष्य में उपयोग करना ही उपादेयता कहलाता है। अर्थात गिलफर्ड के त्रयामीय बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया के 5 तत्व, विषय वस्तु के 4 तथा उत्पाद के 6 तत्व को गुणा करने पर 120 तत्व प्राप्त होते हैं। बाद में
गिलफर्ड ने 150 तथा 180 बुद्धि तत्व का भी मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के माध्यम से गिलफर्ड ने बताने की चेष्टा की है कि मानव बुद्धि की अलग अलग मानसिक योग्यताओं का समूह कहा जा सकता है। जैसे यदि हम छात्रों से कहा जाता है से पूछें कि ईंट का असाधारण उपयोग बताइए, तो ये प्रश्न हुआ अर्थात समस्या हुई। इसका उत्तर देने के लिए छात्र बुद्धि में संज्ञान संक्रिया वाली क्रियाएं होती हैं। इसमें छात्र विषय वस्तु शाब्दिक लेता है। यहाँ संक्रिया अर्थात ऑपरेशन अपसारी चिंतन कहलाएगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि ईंट का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, फर्श के रूप में, दीवार के रूप में या अन्य तरीक़ों से, जो कि एक संक्रिया है। वह ये सोचता है कि इस संक्रिया से कैसी हुई अपसारी चिंतन है। वह ये सोचता है कि इसके फलस्वरूप एक संबंध जिससे उत्पाद प्राप्त होगा, ये उत्पाद ही एक नई आकृति प्रदान करेगा। धन्यवाद।